न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.14 आपको दिखाई दे रही होगी। चित्र में प्रदर्शित निकाय के मध्य की धारिता कितनी होगी यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दो निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी बेटा d है। तो देखिए पहला जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको। ये फर्स्ट फिगर आपका है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ये पॉइंट क्या मान लेता हूं बेटा बी। ये जो प्लेट है इस प्लेट का पूरे का क्षेत्रफल, ये प्लेट किस प्रकार से लिखी है आपके पास बेटा, ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, तो इस प्लेट का ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। ये क्षेत्रफल कितनी बेटा आपके पास ए दे रखा है, जबकि इन दो प्लेटों के मध्य कोई भी दो निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी, ये जो गैप आ रहा है बीच का, ये गैप कितना दे रखा है बेटा डी। ये वाला गैप भी कितना दे रखा है बेटा डी, और ये गैप भी कितना दे रखा है डी। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट यहां बता रहा हूं। एक तो आपने पढ़ा है कि यदि मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्षेत्रफल ए, दूरी कितनी बेटा डी है, और ये पूर्ण रूप से खाली है, मतलब कि इसके बीच में कुछ भी नहीं भरा, तो इसकी धारिता का सूत्र आपने याद किया था एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में कितना डी। एक कंसेप्ट तो ये होगा। दूसरा देखो बेटा, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव और इसका ये क्या बेटा नेगेटिव। इस दोनों प्लेटों को इस प्रकार से जोड़ रहा हूं। तो बताइए ये तीनों जो समांतर प्लेट संधारित्र है ये कौन से क्रम में संयोजित है। सर ये समांतर क्रम में संयोजित है। कौन से में बेटा समांतर में। कैसे पता लगाया आपने कि पहले संधारित्र की धनात्मक, दूसरे की धनात्मक और तीसरे की धनात्मक, तीनों धनात्मक प्लेटें आगे जाके एक ही बिंदु पे मिल रही है ए पे। फिर प्रथम की ऋणात्मक प्लेट, द्वितीय की ऋणात्मक प्लेट और तृतीय की ऋणात्मक प्लेट, ये भी आगे जाके एक ही बिंदु पे मिल रही है, कहां बेटा बी बिंदु के ऊपर। तो ये कौन सा क्रम है समांतर। अब ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर एक साथ अप्लाई होंगे। क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, इस ए बिंदु को क्या मान लेते बेटा धनात्मक, और बी बिंदु के पास कौन सा आवेश है ऋणात्मक। तो अगर ए पे धनात्मक है तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी प्लेटें हैं उसके संपूर्ण सतह पे धनात्मक आवेश का एक समान रूप से क्या हो जाएगा वितरण। देखो एक तो ये भुजा जुड़ी हुई है और दूसरी वाली ये है, तो इसमें भी कौन सा वितरण होगा बेटा धनात्मक आवेश का वितरण। इसी प्रकार से इसको आपने क्या माना है ऋणात्मक, तो इससे जो जुड़ी हुई है उससे किसका वितरण होगा बेटा ऋणात्मक का, तो ये ऋणात्मक प्लेट का वितरण हो गया। एक बताइए मुझे संधारित्र कब बनता है। संधारित्र का निर्माण तब होगा जब एक प्लेट क्या होगी धनात्मक और उसके समीप क्या होगा ऋणात्मक, मतलब जब दो विपरीत प्रकृति के प्लेटें एक दूसरे के समीप रखी होगी तब क्या बनेगा एक समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहां देखिए एक धनात्मक प्लेट है, दूसरी क्या है ऋणात्मक, अर्थात ये अपने आप में संधारित्र कितना C1। इस C1 का मान कितना होगा, ये अगर पूर्ण रूप से खाली मानो तो ये है एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल ए, दूरी कितनी बेटा डी। इस वाले गेप में आ जाओ, ये ऋणात्मक और नीचे वाले ऋणात्मक, क्या ये संधारित्र है क्या नहीं, ये संधारित्र नहीं बनेगा। ये नीचे वाला हिस्सा देखो, इसमें ये प्लेट क्या है बेटा ऋणात्मक और ये प्लेट क्या है धनात्मक, तो इसको क्या लिखा जाएगा बेटा संधारित्र, और ये कौन से नंबर का है द्वितीय नंबर का C2। कितना होगा एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्षेत्रफल है, दूरी कितनी बेटा डी। तो अर्थात इस संपूर्ण व्यवस्था के अंदर कुल कितने संधारित्र बन रहे हैं दो, एक तो C1 दूसरा C2। अब ये दोनों संधारित्र या तो श्रेणी क्रम में होंगे या कौन से क्रम में होंगे बेटा समांतर क्रम में। मैं कह रहा समांतर क्रम में पता कैसे करेंगे, सारे धनात्मक एक सिरे पे हो, सारे ऋणात्मक कहां पे हो एक सिरे पे। तो देखिए जितने भी धनात्मक है, पहले का धनात्मक भी ए पे आता है और दूसरे का धनात्मक भी कहां आता है बेटा ए पे। पहले का ऋणात्मक भी कहां जाता है बी पे और दूसरे का ऋणात्मक भी कहां जाता है बेटा बी पे। अर्थात धनात्मक एक सिरे पे है और ऋणात्मक एक सिरे पे है, तो हम बोल सकते हैं इस व्यवस्था में C1 तथा C2 कौन से क्रम में संयोजित है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आपको पता है कि C इक्विवेलेंट कितना होता है C1 प्लस C2। C1 का मान रखो एप्सिलॉन नॉट A बटा D,
C2 का मान रखो एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में क्या D। ये आपका आ गया बेटा रिजल्टेंट। ये तो आपने क्या सोल्व किया बेटा इसका A पार्ट। अब इसका B पार्ट देखिए, B पार्ट क्या है, यहां तक एक बार पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। बी पार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसका वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये सारी दूरियां डी दे रखी है बेटा, क्षेत्रफल क्या बताया गया है ए। ये बिंदु ए मान लेंगे और यह बिंदु क्या मान लेंगे बेटा हम लोग बी। ए को कौन सा आवेश देंगे धन आवेश, तो इसकी दोनों सतह क्या हो जाएंगे बेटा धन आवेशित, इसकी भी क्या बेटा दोनों सतह क्या हो जाएंगे धन आवेशित। इसी प्रकार से बी पे कौन सा आवेश देंगे ऋण आवेश, तो दोनों सतह पे कौन सा आवेश आएगा बेटा ऋण आवेश। क्लियर है। संधारित्र बनने की शर्त एक बताई थी कि एक प्लेट धनात्मक होनी चाहिए और दूसरी प्लेट क्या होनी चाहिए ऋणात्मक। तो देखो ये धनात्मक और ये क्या है ऋणात्मक, तो ये अपने आप में एक संधारित्र काम करेगा कितना बेटा C1, और संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में क्या D। ये एक धनात्मक है और एक क्या बेटा सॉरी ऊपर क्या है ऋणात्मक और नीचे क्या है धनात्मक, तो ये भी क्या बनेगा संधारित्र कितना C2, मान कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D, दूरी तो D है। फिर इसी प्रकार से ये धनात्मक सतह रही और ये ऋणात्मक, तो ये संधारित्र बनेगा C3 कितना बेटा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D। तो इस व्यवस्था में कुल कितने संधारित्र हैं तीन, C1 C2 और C3। अब ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो आप कंसेप्ट बता चुका हूं कि धनात्मक सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ऋणात्मक सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो कौन सी व्यवस्था के पास समांतर क्रम, और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट कितना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान कितना दे देगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D, C2 का मान भी कितना है एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D, और C3 का मान भी कितना है बेटा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D, और कुल कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे में D। इट इज आवर आंसर। थैंक यू।